नमस्कार दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश अब सिर्फ भारत का सबसे बड़ा राज्य नहीं बल्कि एशिया की अगली मैन्युफैक्चरिंग ताकत बनने जा रहा है? क्या यह सिर्फ एक विदेशी दौरा था या फिर एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसकी गूंज आने वाले 10-20 साल तक सुनाई देगी? जब योगी आदित्यनाथ ने थाईलैंड और जापान की धरती पर कदम रखा तो यह केवल औपचारिक हाथ मिलाने की यात्रा नहीं थी, बल्कि यह उत्तर प्रदेश की नई आर्थिक कहानी लिखने की शुरुआत थी। सवाल यह है कि इस दौरे के पीछे असली रणनीति क्या थी, कौन से सेक्टर टारगेट पर थे और इससे यूपी की जनता को आखिर क्या मिलने वाला है? दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश ने खुद को एक नई पहचान देने की कोशिश की है। कभी कानून व्यवस्था और पिछड़ेपन की खबरों में रहने वाला यह राज्य अब निवेश, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, डिफेंस कॉरिडोर और ग्लोबल समिट की सुर्खियों में है। ऐसे में थाईलैंड और जापान का दौरा एक कड़ी है उस लंबी चेन की जिसका अंतिम लक्ष्य है यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना। लेकिन क्या सिर्फ लक्ष्य तय कर देने से वह हासिल हो जाता है? नहीं, उसके लिए जमीन पर निवेश, टेक्नोलॉजी, ग्लोबल पार्टनरशिप और भरोसे की जरूरत होती है। और यही भरोसा बनाने के लिए यह दौरा अहम माना जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं थाईलैंड की। दक्षिण पूर्व एशिया का यह देश पर्यटन, फूड प्रोसेसिंग, एग्री, बिजनेस और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में मजबूत पकड़ रखता है। जब यूपी सरकार की टीम बैंकॉक में निवेशकों से मिली तो वहां मुख्य फोकस रहा फूड प्रोसेसिंग, एग्री, एक्सपोर्ट, एमएसएमई और धार्मिक पर्यटन। उत्तर प्रदेश गन्ना, आलू, आम, धान और गेहूं का बड़ा उत्पादक है, लेकिन प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन में अभी भी अपार संभावनाएं हैं। थाई कंपनियां अगर यहां प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाती हैं तो किसान को सीधे फायदा होगा कच्चा माल सस्ते में बेचन। ए के बजाय प्रोसेस्ड प्रोडक्ट के रूप में ज्यादा कीमत मिलेगी, रोजगार बढ़ेगा और एक्सपोर्ट में भी उछाल आएगा। थाईलैंड के साथ एक और बड़ा एंगल है बौद्ध सर्किट। यूपी में सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती जैसे स्थल हैं जो वैश्विक बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए बेहद पवित्र माने जाते हैं। थाईलैंड एक बौद्ध बहुल देश है। ऐसे में धार्मिक पर्यटन को लेकर साझेदारी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और होटल इंडस्ट्री में निवेश की संभावनाएं तलाशी गई। अगर बौद्ध सर्किट को विश्व स्तरीय सुविधाओं से जोड़ा जाए तो लाखों विदेशी पर्यटक हर साल यूपी आ सकते हैं। इससे होटल, ट्रांसपोर्ट, लोकल मार्केट, गाइड सर्विस सबको फायदा होगा। अब चलते हैं जापान की ओर। जापान टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिसीजन इंजीनियरिंग में दुनिया का अग्रणी देश है। जब यूपी का प्रतिनिधिमंडल टोक्यो और ओसाका में निवेशकों से मिला तो चर्चा सिर्फ सामान्य निवेश की नहीं थी, बल्कि हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस कॉरिडोर, ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पर केंद्रित थी। उत्तर प्रदेश पहले से डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर काम कर रहा है। अगर जापानी कंपनियां इसमें पार्टनर बनती हैं तो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी, स्किल ट्रेनिंग और ग्लोबल सप्लाई चेन का सीधा लाभ मिल सकता है। जापान की कंपनियां आमतौर पर निवेश से पहले स्थिरता, कानून व्यवस्था और पॉलिसी कंसिस्टेंसी देखती हैं। पिछले कुछ वर्षों में यूपी सरकार ने यही मैसेज देने की कोशिश की है कि राज्य अब निवेश के लिए सुरक्षित और अनुकूल है। एक्सप्रेसवे नेटवर्क, नए एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक पार्क, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब, ये सब उस बड़े विजन का हिस्सा हैं जिसे विदेशी निवेशकों के सामने पेश किया गया। दोस्तों, यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू है स्किल डेवलपमेंट। जापानी मॉडल काइजेन और लीन मैन्युफैक्चरिंग पूरी दुनिया में मशहूर है। अगर यूपी के युवाओं को जापानी कंपनियों के साथ ट्रेनिंग और रोजगार का मौका मिलता है तो इससे न केवल आय बढ़ेगी बल्कि कार्य संस्कृति में भी बदलाव आएगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्किल अपग्रेडेशन किसी भी राज्य को औद्योगिक रूप से मजबूत बनाने के लिए जरूरी है। अब जरा इस पूरे दौरे के वित्तीय और रणनीतिक प्रभाव को गहराई से समझते हैं। अगर थाईलैंड से फूड प्रोसेसिंग और एग्री बेस्ड इंडस्ट्री में निवेश आता है तो इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीधा बूस्ट मिलेगा। गांवों में कोल्ड स्टोरेज, पैकेजिंग यूनिट, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क विकसित होगा। इससे किसानों की आय स्थिर होगी और बिचौलियों पर निर्भरता कम हो सकती है। वहीं जापान से अगर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर में निवेश आता है तो पूर्वांचल और बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधि बढ़ सकती है जो अभी तक अपेक्षाकृत पिछड़े माने जाते हैं। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी पर संभावित सहयोग भी महत्वपूर्ण है। सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी स्टोरेज और इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई चेन में जापान की विशेषज्ञता है। अगर यह टेक्नोलॉजी यूपी में आती है तो राज्य न केवल ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकता है बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ी भूमिका निभा सकता है। इससे प्रदूषण कम करने और सतत विकास के लक्ष्य को भी मजबूती मिलेगी। अब सवाल उठता है कि क्या ऐसे दौरे केवल फोटो ऑप होते हैं या सच में जमीन पर निवेश आता है? इसका जवाब आंकड़ों और पिछले अनुभवों में छिपा है।
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान यूपी को लाखों करोड़ के एमओयू मिले थे। हालांकि एमओयू और वास्तविक निवेश में अंतर होता है, लेकिन यह शुरुआत तो है। थाईलैंड और जापान का दौरा उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश है, जहां बातचीत से विश्वास बनता है, विश्वास से निवेश आता है और निवेश से विकास। दोस्तों, अगर आप आते हैं कि ऐसे ही गहराई से किए गए विश्लेषण आपको लगातार मिलते रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी एक क्लिक हमें और बेहतर रिसर्च करने की ताकत देती है। अब जरा राजनीतिक एंगल भी समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश देश की राजनीति का केंद्र है। यहां विकास और निवेश की कहानी जितनी मजबूत होगी, उसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ेगा। विदेशी निवेशकों के साथ सीधे संवाद से यह संदेश जाता है कि राज्य वैश्विक मंच पर खुद को प्रस्तुत करने में सक्षम है। यह केवल आर्थिक नहीं, बल्कि कूटनीतिक छवि का भी सवाल है। थाईलैंड और जापान दोनों ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार और रणनीतिक संबंध मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में यूपी जैसे बड़े राज्य का सीधे इन देशों से जुड़ना राष्ट्रीय रणनीति के अनुरूप भी है। अगर राज्य स्तर पर मजबूत व्यापारिक रिश्ते बनते हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर भी सहयोग का दायरा बढ़ता है। एक और पहलू है लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन। जापानी कंपनियां विश्व स्तरीय सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए जानी जाती हैं। अगर वे यूपी में उत्पादन यूनिट लगाती हैं, तो राज्य ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन सकता है। इससे निर्यात बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा आएगी और स्थानीय उद्योगों को भी ग्लोबल मार्केट तक पहुंच मिलेगी। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। भूमि अधिग्रहण, बिजली आपूर्ति, पर्यावरण मंजूरी, स्थानीय प्रशासन की दक्षता, ये सब कारक तय करेंगे कि निवेश कितनी तेजी से जमीन पर उतरता है। सिर्फ समझौता कर लेना काफी नहीं, उसे लागू करना असली परीक्षा है। पारदर्शिता, सिंगल विंडो सिस्टम की प्रभावशीलता और समयबद्ध मंजूरी प्रक्रिया ही तय करेगी कि विदेशी निवेशक लंबे समय तक टिके रहेंगे या नहीं। दोस्तों, यह दौरा एक संकेत है कि उत्तर प्रदेश अब सिर्फ आंतरिक संसाधनों पर निर्भर नहीं रहना चाहता, बल्कि वह वैश्विक पूंजी और तकनीक को आकर्षित कर खुद को औद्योगिक महाशक्ति में बदलने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। अगर योजनाएं सही ढंग से लागू होती हैं, तो आने वाले वर्षों में यूपी के छोटे शहरों में भी बड़े बड़े कारखाने, टेक्नोलॉजी पार्क और रोजगार के अवसर दिखाई दे सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि ऐसे विदेशी दौरे वास्तव में जमीनी विकास में बदलते हैं, या फिर ये सिर्फ बड़े बड़े वादों तक सीमित रह जाते हैं? क्या उत्तर प्रदेश सच में जापान और थाईलैंड के निवेश से अपनी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जा पाएगा, या फिर यह सपना अधूरा रह जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।